So hello friends, welcome to the sixth lecture of some basic concept of chemistry. और इस सिक्स्थ लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देन सेकंड पॉइंट ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज नॉर्मेलिटी क्या है. नाउ फ्रेंड्स, ये तीनों पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में तो मेंशन नहीं किए गए, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी जेईई और नीट के लिए दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप देखें तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हो. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं तीन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं. सो ये तीन टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर हम इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंगल से देखें तो फ्रेंड्स अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट से. नाउ फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट वेट का मीनिंग समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट इतना जरूरी क्यों है. बिकॉज जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इक्विवेलेंट वेट इतना जरूरी क्यों है, तब तक हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा कि इक्विवेलेंट वेट को सीखना क्यों है. तो उसके लिए समझो कि हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है. तो सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी रिएक्शन एक बेस के साथ करवाता हूँ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी ये तो आपको भी पता है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा और न्यूट्रलाइजेशन की वजह से वहां पे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे जो फॉर्म होने वाली सॉल्ट है वो है सोडियम सल्फेट और उसके साथ क्या फॉर्म होगा यहाँ पे वाटर. ओके, अभी मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड कितने NaOH के साथ यहाँ पे कंबाइन हुआ है और किस तरह से यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना है. मेरा क्वेश्चन है क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड कितने NaOH के साथ यहाँ पे कंबाइन हुआ है. तो वो नहीं बता सकते हम. उसके लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. यानी अगर हम देखें तो यहाँ CN यहाँ पे दो सोडियम है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो कर देंगे तो दो सोडियम एक सल्फर बैलेंस, दो हाइड्रोजन यहाँ पे दो और यहाँ पे टू हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे. 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन प्लस 2 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन प्लस 2 6 ऑक्सीजन यानी रिएक्शन बैलेंस. अभी अगर आपने हमारा थर्ड लेक्चर देखा होगा, फोर्थ लेक्चर, जहां पे मैंने आपको स्टोकियोमेट्री सिखाई. स्टोकियोमेट्री यानी जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उनके सामने कुछ नंबर्स लिखते हैं और वो नंबर्स असल में क्या होते हैं, उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स. यानी यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया होगा और वो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ कंबाइन हो गया. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है और तब जाके ये रिएक्शन होती है. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इसके कितने ग्राम्स के साथ यहाँ पे कंबाइन हो और तब जाके सोडियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल बता सकते हो? अगर आपको चलो मोल्स भी पता है फिर भी आप ये बता नहीं सकते कि इसके कितने ग्राम्स के साथ कंबाइन हो और तब जाके इसका एक मॉलिक्यूल बने. ये पॉसिबल नहीं है जस्ट अगर आपको मोल कंसेप्ट पता है. और केमिस्ट्री में ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. जब हम ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो इसके कितने ग्राम्स यूज हो रहे हैं, इसके कितने ग्राम्स यूज हो रहे हैं और कितने ग्राम्स के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट उसमें हम मोल कंसेप्ट हमारी इतनी हेल्प नहीं कर सकती. तो इसलिए और एक नई कंसेप्ट बनी दैट इज इक्विवेलेंट वेट. जिस इक्विवेलेंट वेट की मदद से आगे जाके हम ग्राम इक्विवेलेंट सीखेंगे, जो कि इस वीडियो का हमारा सेकंड टॉपिक है. और वो ग्राम इक्विवेलेंट आपको बताएगा कि इसके कितने ग्राम्स के साथ कंबाइन होते हैं. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने ग्राम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम्स के साथ कंबाइन होते हैं. तो ये बातें आपको पता चलेगी. इसलिए इक्विवेलेंट वेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एज वेल एज ये काफी इजी टॉपिक भी है. जस्ट स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लगता है, बट आज मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जिसकी मदद से इक्विवेलेंट वेट ये आपके लिए काफी एक इजी टॉपिक बन जाएगा. एंड वन मोर थिंग, हमेशा याद रखो कि रिएक्टेंट्स के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं. इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा. ये इंपॉर्टेंट नोट है, बट वो कैसे वो भी मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. तो आप कोई भी रिएक्शन ले लो, ये रिएक्शन लो या कोई और रिएक्शन लो, रिएक्टेंट्स के जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो हमेशा सेम. यानी सपोज A
कंबाइन होता है बी से, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, और प्रोड्यूस करते हैं सी एंड डी। सो ए और बी के जो ग्राम इक्विवेलेंट थे वो हमेशा एक दूसरे को इक्वल होंगे। ए का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ए का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा। और ये सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं, केमिस्ट्री में आप जितने भी रिएक्शन देखोगे उनके लिए, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट वेट क्यों जरूरी है, बिकॉज मोल्स हमें यही नहीं बता सकते कि किसी रिएक्टेंट कितने ग्राम्स में दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है। सो इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको सबको कैलकुलेट करना आता ही होगा, नहीं आता है तो हमारा सेकंड लेक्चर देख लीजिए। यस, मैंने सेकंड लेक्चर में आपको सिखाया है मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करना है। किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर देना है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। जब आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हुए x से, तो उसे आपको मिल जाता है आपका इक्विवेलेंट वेट। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सर यहाँ पे x क्या है, तो x को हम बुलाते हैं द वैलेंसी फैक्टर। x का नाम क्या है, वैलेंसी फैक्टर। ओके, नाउ वैलेंसी फैक्टर का x की जो x का नाम वैलेंसी फैक्टर है, बट अलग अलग कंपाउंड्स के केस में x की वैल्यू अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। यस, इसका नाम क्या है, वैलेंसी फैक्टर। बट जैसे मैं आपको अलग अलग कंपाउंड दूंगा तो उस केस में x की वैल्यूज अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगी। उसमें सी, जैसे फर्स्ट टाइप के कंपाउंड्स अगर आप देखें, हमारे पास फर्स्ट टाइप के कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एसिड्स। उसके बाद दूसरे कंपाउंड कौन बच गए, बेसिस। और इन दोनों को छोड़ के तीसरे टाइप का कंपाउंड कौन होता है, सॉल्ट्स। तो एसिड, बेस और सॉल्ट्स, इन तीनों के केस में x की वैल्यू अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगी। तो यही 3 कंडीशंस आपको यहाँ पे याद करनी है, और उसके बाद आप किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट काफी इजीली फाइंड कर पाओगे। तो एसिड्स के केस में, यस, एसिड्स के केस में x डिपेंड करता है बेसिसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, बेसिसिटी। और बेसिसिटी, तो एसिड्स की बेसिसिटी आपको पता ही है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ H+ आयंस कोई एसिड रिएक्शन में देगा। वापस एक बार रिपीट करता हूं, कितने नंबर ऑफ H+ आयंस कोई एसिड रिएक्शन में देगा, वो होती है उसकी बेसिसिटी। और याद रखो, हर रिएक्शन में एक एसिड सेम नंबर ऑफ H+ आयंस देगा ऐसा जरूरी नहीं। मैं आगे आपको एक एग्जांपल्स दिखाने वाला, जहां आप देखोगे कि एक एसिड है जो पहले 2 H+ आयंस दे रहा है, बट एक अलग से रिएक्शन में वो सिर्फ एक ही H+ आयंस देता है। सो एसिड्स की जो बेसिसिटी होती है वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, और अगर रिएक्शन पे बेसिसिटी डिपेंड करेगी तो x की वैल्यू भी किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्शन पे। रिएक्शन जैसे चेंज होगा, एसिड अपने H+ देने की अमाउंट को भी चेंज कर देगा, और जिसकी वजह से x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू है वो रिएक्शंस पे डिपेंड करती है ना। उसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आगे आपको एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ जिससे ये सारे केसेस आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो एसिड्स के केस में, यानी अगर मैं आपको कोई एसिड दे दूं, जैसे सबसे पहला वाला एसिड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैं बोलो कि इक्विवेलेंट वेट फाइंड कीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके मॉलिक्यूलर वेट को x से डिवाइड करना है। और क्योंकि ये एसिड है तो x किस पे डिपेंड करेगा, बेसिसिटी पे। बेसिसिटी यानी सल्फ्यूरिक एसिड कितने H+ आयन दे सकता है। तो यहां से साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि ये 2 H+ आयंस देगा। कितने H+ आयंस देगा, 2 H+ आयंस। तो इसके इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। यस, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में x की वैल्यू कितनी निकली, 2, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड 2 H+ आयंस देता है। उसी तरह कोई और एसिड लो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें सिर्फ एक ही H+ आयंस दे सकता है, तो इसके केस में x की वैल्यू कितनी होगी, 1, बिकॉज ये एक ही H+ आयन देता है। तो इसका अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो x से, और इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, 1। तो एसिड के केस में ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि इन केस ऑफ एसिड जो x की वैल्यू है वो डिपेंड करती है बेसिसिटी पे।
और बेसिसिटी का मतलब और कुछ नहीं होता है, जस्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन। इसी का ही उल्टा बेसिस के लिए लगा, यही सेम कंसेप्ट उल्टी, सॉरी हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट है, एसिड के केस में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो रह ही गया। चलो यहाँ पे लिखते हैं, सपोज मैं आपको दूं यहाँ पे H3PO4 ये पहला, देन H3PO3 ये सेकेंड, एंड थर्ड H3PO2। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एसिड्स दिए। अगर आप इनके जस्ट फॉर्मूलेस को देखो तो आपको यहाँ से लगेगा कि यहाँ से 3 H प्लस निकलेंगे, यहाँ से भी 3 H प्लस निकलेंगे, और यहाँ से भी 3 H प्लस निकलेंगे। यानी इन तीनों के लिए X की जो वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए, बिकॉज ये तीनों के तीनों एसिड 3 H प्लस आयंस देंगे। बट ऐसा नहीं, ये कितने H प्लस आयंस देंगे इसके लिए आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ, तो सबसे पहले फॉस्फोरस लो और उसके साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, तो एक ऑक्सीजन हो गया। कितने ऑक्सीजन है? 4। बचे हुए 3 ऑक्सीजन भी फॉस्फोरस के साथ अटैच कर दो। ओके, तो देखो फॉस्फोरस और उसके साथ 4 ऑक्सीजन हो गए। अभी हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अटैच कर दो। तो ये होता है हमारे पहले एसिड का स्ट्रक्चर। अभी होगा क्या कि यहाँ से ये वाले बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और यहाँ से हमें 3 H प्लस आयंस मिलेंगे ना। ये बॉन्ड टूट क्यों सके, सॉरी ये बॉन्ड टूटे क्यों? इसका रीजन है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पता है ना, कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अगर नहीं पता तो आगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सीखने वाले हैं, वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जब कोई एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुलाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे, इसलिए उस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, ऑक्सीजन ने सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है, पूरा अपनी तरफ ले नहीं लिया, थोड़ा सा खींचा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया है। जिसे और एक तरीके से अगर हम बोले तो ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और इसलिए यहां से ये H+ इजीली बाहर निकल सकते हैं। तो याद रखो, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके साथ H अटैच है तो वहां से H+ काफी इजीली निकल पाएगा। और जनरली FON इन तीनों के केस में तो ये काफी ज्यादा होता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। फ्लोरीन तो सबसे हाईएस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो यहां से तो 3 H+ निकलेंगे, इसलिए इस केस में X की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट वेट पूछूं तो क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट को X से डिवाइड कर दो, और इस केस में X की वैल्यू क्या है? 3। और मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल ही सकते हो ना, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन तीनों के वेट्स को ऐड कर दो। अभी इसका डायग्राम देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां भी पहले वही करना है, फॉस्फोरस और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन? 3, एक तो हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फॉस्फोरस की वैलेंसी है 5, तो 1 2 3 4 5, पांचवा बॉन्ड अभी भी बाकी है। तो देखो फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अभी बचा है हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, बट जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इस फॉस्फोरस से कंबाइन होगा। तो क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इजीली यहाँ से हमें H+ आयंस दे देंगे, बट फॉस्फोरस इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से इतना इजीली H+ आयंस नहीं देगा। तो यहाँ से जस्ट आपको 2 ही H+ आयंस मिल सकते हैं, इसलिए इस सेकंड केस में X की जो वैल्यू है वो 2 हो जाती है। यस, हम पहले क्या कंसिडर कर रहे थे कि इन तीनों की वैल्यू 3 है, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए इनके स्ट्रक्चर की। एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो तुरंत पता चल जाता है कि इनमें से कितने H+ आयंस निकलेंगे। जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है वही H+ के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। जो हाइड्रोजन एटम फॉस्फोरस के साथ अटैच है वो H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ तो X की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखो, वही करो, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 2, एक हो गया,
ये दूसरा। तो फॉस्फोरस हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन बच गए। तो 1 हाइड्रोजन लगा ऑक्सीजन के साथ और बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन है वो किसके साथ चले जाएंगे, फॉस्फोरस के साथ। बिकॉज फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5, तो उसने 5 बॉन्ड यहाँ पे बना लिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों हाइड्रोजन तो H+ की फॉर्म में नहीं निकल सकते, सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ से क्योंकि एक ही H+ आयन मिल सकता है इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर मैं इसका आपको इक्विवेलेंट वेट पूछूं उस केस में इसके मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड कर दो, यानी इस केस में तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट है। और याद रखो मॉलिक्यूलर वेट, अभी हम मॉलिक्यूलर वेट ग्राम AMU में आप ले सकते हो या ग्राम्स में ही ले सकते हो, वो उसका मोलर मास हो जाएगा। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट का जो यूनिट है वो भी ग्राम्स ही होता है। अगर हम आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछे तो उसका यूनिट क्या लगा दोगे आप, ग्राम्स। तो इस तरह से आपको एसिड वाला केस सॉल्व करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, देन हम बेसिस वाला केस डिस्कस करेंगे। हाँ, वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोई एसिड है तो वो कितने H+ आयंस लूज करेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। जितना केमिस्ट्री की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने और नए नए कंपाउंड्स देखोगे, उतना जल्दी आपको ये समझ में आएगा कि कोई एसिड कितने H+ आयंस लूज करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल बता दिया। ओके, चांसेस है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उतना इजी इक्विवेलेंट वेट वाली कंसेप्ट आपके लिए हो जाएगी। तो हो गया। ओके, सो एसिड्स के केस में x की वैल्यू डिपेंड करेगी बेसिसिटी पे, और बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई एसिड कितने H+ आयंस देता है। बट क्या बेसिसिटी फिक्स्ड रहती है, नहीं, रिएक्शन पे डिपेंड करती है। रिएक्शन चेंज करो, कोई एसिड कितने H+ आयंस देगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड कितने H+ दे सकता है, 2। आगे मैं एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एक H+ आयन देगा, तो उस केस में x की वैल्यू 2 नहीं 1 हो जाएगी। तो बेसिसिटी रिएक्शन पे डिपेंड करती है। ओके, सो वो सारे केस में आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो सी सेकंड बेसिस, तो सेकंड टाइप के कंपाउंड जो हमें मिलते हैं वो है बेसिस। बेसिस के केस में x की वैल्यू डिपेंड करती है एसिडिटी पे। ओके, किस पर डिपेंड करती है, एसिडिटी। और ये पेट वाले एसिडिटी नहीं है, ये है नंबर ऑफ OH आयंस। यस, बेसिस क्या देंगे आपको, OH- आयंस ही तो देंगे। तो कोई बेस कितने OH- आयंस दे सकता है वो होती है उसकी एसिडिटी, और वही एसिडिटी हमारे x की वैल्यू डिसाइड करेगी। सपोज मैं यहाँ पे ले लूं CaOH ट्वाइस। यस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH दे सकता है, यहां से ही पता चल रहा है इसके पास 2 OH ग्रुप है, तो यहां से 2 OH- के आयंस निकलेंगे। यानी इस केस में जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2। तो अगर मैं आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालने बोलूं तो आप इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। इस केस में x की वैल्यू कितनी है, 2। उसी तरह मैं और एक एग्जांपल लूं तो हाँ, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां भी क्लियरली पता चल गया कि यहाँ OH कितने हैं, 3। तो यहां से 3 OH- आयंस बाहर निकलेंगे। यानी इस केस में x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। सी बेसिस ही है, इसमें x कुछ नहीं होता, x जस्ट होता है वो नंबर कि कितने OH- बाहर निकलेंगे। यहाँ 3 निकल रहे हैं तो x की वैल्यू 3, यहाँ पे 2 निकल रहे थे तो x की वैल्यू 2। उसी तरह आप ये ले लो NaOH। NaOH में तो एक ही OH बाहर निकलेगा, इसलिए इन दिस केस x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो जस्ट इनके मॉलिक्यूलर वेट को x से डिवाइड करो, आपको इन तीनों का जो इक्विवेलेंट वेट है वो मिल जाएगा। और ट्राई कीजिए घर पे इन्हें सॉल्व करने का। ओके, ये आपके होमवर्क की तरह आप इन्हें अज्यूम कर सकते हो, खुद से इनका इक्विवेलेंट वेट निकालने का ट्राई कीजिए। तो बेसिस के केस में ये बात आपको याद रखनी है। और तीसरे टाइप के कौन से कंपाउंड आते हैं, सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के केस में क्या करना है, चलो वो मैं बताता हूं। तीसरे टाइप के कंपाउंड हमारे पास जो होते हैं दे आर दी सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स के केस में x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो सॉल्ट्स के केस में x की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द टोटल चार्ज
पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे ही पॉजिटिव चार्ज होगा, यस। तो किसी कैटायन पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, उस टोटल पॉजिटिव चार्ज को आपको x कंसीडर करना है, यस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें Na2SO4, लेक्चर की स्टार्टिंग में जो पहला एग्जांपल दिया था या जो पहली रिएक्शन मैंने लिखी थी उसमें यही सॉल्ट प्रोड्यूस हुई थी। अभी इस सॉल्ट से पता है आपको इजीली 2 Na+ आयंस बाहर निकलेंगे, यस। कितने Na+ आयंस बाहर निकलेंगे? 2 Na+ आयंस बाहर निकलेंगे इसके एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? तो देखो 2 Na+ आयंस बाहर निकल रहे हैं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो +2 का होगा, यानी इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2। तो जस्ट इसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करो, इसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। जैसे हमारे पास और एक एग्जांपल है कि Al2SO4 थ्राइस, ओके, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट से यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम के आयंस निकलेंगे और एल्यूमिनियम पे इस बार होगा चार्ज +3 का। तो देखो एक एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज, 2 एल्यूमिनियम पे कितना होगा? +6 का चार्ज। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 6। तो याद रखना है कितने कैटायन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सारे कैटायन के चार्जेस को ऐड करना है और टोटल चार्ज बताना है। यहाँ 2 सोडियम प्रोड्यूस हुए, तो जस्ट एक सोडियम का चार्ज नहीं लेना है +1, दोनों सोडियम के चार्जेस को लेना है, टोटल चार्ज लेना है। यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम के आयंस प्रोड्यूस हुए, तो दोनों एल्यूमिनियम्स का हमने टोटल चार्ज लिया, दैट इज 3 + 3 = 6। या आप और एक एग्जांपल ले लो कि सपोज हमारे पास है MgSO4। तो MgSO4 के केस में मैग्नीशियम का एक आयन निकलेगा, जिसपे कितना चार्ज होगा? +2। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो सॉल्ट के केस में क्या देखना है कि यहाँ से जो कैटायन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन कैटायन पे जो टोटल चार्ज है वो देखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद तो नेगेटिव चार्ज देखें। सी ये सॉल्ट है, सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और सॉल्ट बनते कैसे? एक कैटायन और एक एनायन होगा उसमें। तो कैटायन का जितना टोटल चार्ज है एनायन का भी चार्ज उतना ही होगा। तो अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं देखना है तो टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, आंसर उस केस में भी सेम ही आएगा। बिकॉज अगर यहाँ से आप सल्फेट के देखें तो सल्फेट के एक आयन का चार्ज होता है -2, तो उस केस में x की वैल्यू कितनी है वापस? 2। यहाँ पे तो सल्फेट के 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, यस, सॉरी 2 नहीं 3, देखो 3 है यहाँ पे लिखा है, सल्फेट के 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे, सो 3 2 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यहाँ पे सल्फेट का एक ही आयन प्रोड्यूस होगा और सल्फेट के एक आयन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है? -2। तो देखो अगेन इस केस में भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करो, दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यस। बस दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके ऐड मत कर देना, उस केस में आंसर 0 हो जाएगा। एक ही चीज याद रखो, या तो पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करो, उसे x की वैल्यू कंसीडर करो, या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करो और उसे x की वैल्यू कंसीडर करो। तो मैंने आपको एसिड, बेसिस, सॉल्ट, हमारे तीनों टाइप के कंपाउंड्स हो गए और उनके केस में इस वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करती है मैंने बता दिया। अभी चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे डायरेक्टली इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मैंने अब तक जस्ट इतना ही बताया कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब तक हमने किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट नहीं किया, तो चलो अभी वो करते हैं। जैसे सबसे पहला और मेरा फेवरेट कंपाउंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, यस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यही यूज करता हूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 2 हाइड्रोजन, सो 2। सल्फर का वेट होता है 32 और 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 ना, 16 4 जा 64। ओके, इसके लिए x की वैल्यू बता। तो ये एक एसिड है, सीधे सीधे पता चल रहा है, इसका नाम ही है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें से कितने H+ आयंस निकल सकते हैं? 2 H+ आयन निकल सकते हैं। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो सबको अगर आप ऐड करो 32 + 2 34, 34 + 64 98, 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? जल्दी बताओ। 49। वेरी गुड। सो 49 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। से इक्विवेलेंट वेट वाली कंसेप्ट हम इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज आगे जाके हमें सीखना है ग्राम इक्विवेलेंट,
और ग्राम इक्विवेलेंट को बिना इक्विवेलेंट वेट के आप निकाल ही नहीं सकते, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट क्या है। अभी इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल, इसके इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन से दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। अभी सोडियम सल्फेट ये एसिड है क्या, नहीं। बेस है क्या, नहीं। ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट के केस में एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कैटायन के टोटल चार्ज। तो मैंने अभी भी बताया कि यहां से 2 Na प्लस के आयंस निकलेंगे, तो टोटल चार्ज कितना हुआ यहाँ पे +2 का, तो 2 आ गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर, तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, 2 सोडियम है तो हो जाएगा 46, फिर सल्फर दैट इज 32 एंड प्लस ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का वेट 16, 4 ऑक्सीजन का 16 4 जा 64। अभी सबको ऐड करो तो देखो, अब 64 प्लस 46 अगर आप करोगे, सॉरी देखो 64 प्लस 46, तो ये 4 प्लस 6 10 0 1 कैरी 6 प्लस 10 110 142/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके 64 प्लस 46 हो जाएगा 110, 110 प्लस 32 हो जाएगा 142, और इसे अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 2 7 जा 2 1 का तो होगा 71 ग्राम। तो चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार बेस का एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे सिंपल बेस दैट इज NaOH। NaOH की जगह आप CaOH भी यूज कर, सॉरी CaOH ट्वाइस भी यूज कर सकते हो, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके मॉलिक्यूलर सॉरी इसके इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 अपॉन, ये एक बेस है, बेस के केस में एक्स की वैल्यू यानी वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो जो बेस है वो कितने OH माइनस आयन दे सकता है। तो ये वाला बेस तो एक ही OH आयन देगा, सो 1, तो 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 16 40, सो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट था वही इसका इक्विवेलेंट वेट है, दैट इज 40 ग्राम्स। तो इतना इजीली आप किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, तो जिस तरह मोल्स निकालने होते हैं ना उसी तरह इक्विवेलेंट वेट भी निकालना काफी इजी है, बट पता नहीं फिर भी स्टूडेंट्स को ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। मोल्स निकालते वक्त हम क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास भी कैलकुलेट ही करते हो ना, यहाँ पे भी वही करना है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, तो काफी इजी। हाँ अभी यहाँ पे एक रिएक्शन वाला एग्जांपल, ये काफी इंटरेस्टिंग, कि सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगेन ये सल्फ्यूरिक एसिड, ओके इसकी रिएक्शन अगेन करवाता हूँ NaOH के साथ, बट ये जो रिएक्शन है ये हो रही है एट अ टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जो रिएक्शन दी थी वो इससे बड़े टेम्परेचर पे होती है, अभी मैं जो आपको रिएक्शन दे रहा हूँ वो उससे कम टेम्परेचर पे हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो NaSO4 प्लस H2O। ओके अभी मुझे बताओ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो आप सेम फॉर्मूला लगाओगे कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। यस इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी भी निकाला 98, और इस केस में एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, बट अगर आप ठीक से रिएक्शन को देखें यहां से सिर्फ एक ही H प्लस निकला है और वो OH के साथ कंबाइन होकर उसने वाटर बना है, सल्फेट के साथ वाला जो दूसरा H है वो अभी भी वहीं पे, यानी यहां से इस बार इस रिएक्शन में जस्ट एक ही H प्लस आयन निकला। और X की वैल्यू क्या होती है एसिड्स के केस में, कि कोई एसिड कितने H प्लस आयन दे सकता है। अगर हम पर्टिकुलर सिर्फ इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड ने सिर्फ एक ही H प्लस आयन दिया है, सो फॉर दिस रिएक्शन ओके फॉर दिस रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए X की वैल्यू आप कितनी कंसीडर करोगे 1। अगर यहाँ पे 1 पुट करो तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 98 ग्राम। तो देखो रिएक्शन की ये जो इक्विवेलेंट वेट है वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज रिएक्शन डिसाइड करेगा कि कोई एसिड कितने H प्लस आयन दे सकता है। फिर सर हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो ये लिखे या ये लिखे, तो कंफ्यूजन होना है, सिंपल है, रिएक्शन दी है तो देखो कि कितने H प्लस आयंस वहां पे एक्चुअल में यूज हो रहे हैं,
और उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू डिसाइड करो। बट अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो जो जनरल वैल्यूज है एक्स की वही याद रखो। जनरली सल्फ्यूरिक एसिड कितने H प्लस देता है 2, तो वही वैल्यू यहाँ पे डाल के सॉल्व करो। सो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में देखो रिएक्शन दिया है तो क्या करो, देखो रिएक्शन में कितने H प्लस आयंस यूज हो रहे हैं। बट रिएक्शन नहीं दिया तो पता होना चाहिए कि एसिड की जनरल वैल्यूज कितनी है, कि कोई एसिड जनरल में कितने H प्लस आयंस देता है, कोई बेस जनरली कितने OH माइनस आयंस देता है, किसी सॉल्ट पे कितना पॉजिटिव चार्ज देता है, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट वेट। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम ग्राम इक्विवेलेंट की कंसेप्ट को सीखेंगे। डन? ओके, 1 2 3 गो। सो ना अभी हम सीखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या। सो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यूज को से रट के मत जाओ, देखो। ओके, और वैसे भी ये काफी इजी है। तो अभी हम सीखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ना, कभी कभी जस्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछा जाता है या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों में उसका मीनिंग सेम ही होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि मास, ओके, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन मास, कि किसी चीज का कितना मास गिवन है। सो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब कई बुक्स में इक्विवेलेंट वेट को हम इक्विवेलेंट मास भी बुलाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इक्विवेलेंट वेट एंड इक्विवेलेंट मास आर बोथ आर दी सेम कंसेप्ट्स। ओके, क्या वेट है तो mg, वो फिजिक्स वाली कंसेप्ट यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का ये सिंपल सा फॉर्मूला आता है कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, क्वेश्चन में जितना उस सब्सटेंस का मास दिया है उसे उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे ना। देखो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स को सिमिलर ही है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूल्स के केस में, यहां हम मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। यस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी आप मॉलिक्यूल्स का ही कैलकुलेट करोगे, कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पता है मुझे मोलर मास लिखते हैं, बट मोलर मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास होता है ना, जस्ट उसकी जगह यूनिट को चेंज करके वहां पे ग्राम लगा देते हैं, तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड है और इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड। यस, यहाँ पे गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो आप। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, और गिवन मास को अगर इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो अगर आप देखिए दोनों फॉर्मूलेस में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो जिस तरह मोल्स का फॉर्मूला आपने इतनी इजीली याद रखा है और मोल से रिलेटेड कंसेप्ट्स को आप या क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व करते हो, उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जिस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, इतना फॉर्मूला आपके नोट्स में राइट डाउन कीजिए। हो गया? ओके, ना चलो इस पर अभी थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ले लें कि सपोज फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रेजेंट इन 0.4 grams of NaOH. Find the gram equivalent. Find the gram equivalent present in 0.4 grams of NaOH. NaOH आपके पास 0.4 ग्राम्स में है, तो इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, किसके, OH के। ओके, OH के इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं जैसे आपको ये बताना है। सो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या फॉर्मूला है, गिवन मास, तो गिवन मास है 0.4 अपॉन इक्विवेलेंट मास, ओके, या अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
क्या NaOH का इक्विवेलेंट वेट पता है क्या? नहीं, निकाल लो। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है कि मोलर मास या मोलर वेट अपॉन या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। नाउ NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है या मॉलिक्यूलर मास कितना है? दोनों चीजें सेम ही। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 40। और ये क्या है? एक बेस है। बेस के केस में x की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो बेस कितने OH माइनस आयंस दे सकता है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही OH माइनस निकलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू 1 तो हो गया 40 ग्राम। तो 0.4 अपॉन 40, ये पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो नीचे एक 0 ऐड हो जाएगा। सो 40 अपॉन 400, 4 1 जा 100, 1 अपॉन 100 कितना होगा? 0.0 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, सो अब आंसर क्या दोगे कि 4 ग्राम्स ऑफ NaOH में 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH प्रेजेंट होता है। यस, सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जस्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। गिवन मास तो क्वेश्चन में दिया ही होता है। इक्विवेलेंट मास आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यस, जस्ट उसे इस फॉर्मूले में पुट करो और इजीली आप ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। जस्ट याद रखना है जो अभी आपका आंसर आया उस आंसर के एंडिंग में ग्राम इक्विवेलेंट लिखना मत भूलो, ये उसका यूनिट है। यहाँ पे 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ओके, इतना हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन कि सपोज हमारे पास फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम 0.98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, वापस से आपको ग्राम इक्विवेलेंट ही फाइंड करना है, बट इस बार आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और उसका गिवन मास कितना है? 0.98 ग्राम। फॉर्मूला अभी भी सेम है, क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है फॉर्मूला? गिवन मास। तो गिवन मास है 0.98 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मुझे बताओ क्या आपको सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट पता है? नहीं पता, फाइंड करेंगे। आई नो हमने अभी भी फाइंड किया है, पता है आपको 49 होता है, बट और एक मैंने एक रिएक्शन भी दिखाया था, उस केस में 98 आया था। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन मेंशन है क्या? नहीं। तो उस केस में हम यही कंसीडर करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस आयंस देता है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस आयंस देगा तो उस केस में उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 98 आता है। वीडियो को रिवाइंड कीजिए, मैंने यहाँ पे ही वो क्वेश्चन लिखा था। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका 49, 0.98 अपॉन 49। अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो ये 1 जा ये 0.02। ओके, तो ये आंसर आएगा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। करेक्ट। तो यहाँ पे कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है? तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट। तो चलो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इसे राइट डाउन कीजिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद में जो क्वेश्चन दूंगा वो काफी इंटरेस्टिंग है। वहां आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा जिससे ये वाली कंसेप्ट भी आपकी एकदम इजी हो जाएगी। तो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का, जहां पे हमें ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO या CO3। ओके, यानी सोडियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, और सॉल्ट के केस में अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? कैटायन के टोटल चार्ज। तो इसके केस में इसका मॉलिक्यूलर गिवन मास कितना है? 53 ग्राम अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। तो सोडियम कार्बोनेट का तो हमने इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाला, चलो निकाल देंगे। क्या है फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है, तो सोडियम का होता है 23, 23 2 जा 46, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट होता है 16, और 16 3 हो जाएगा 48। तो देखो 48 प्लस 12 हो गया 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 6 106। यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो है 106 अपॉन x। तो अब इस केस में तो दो Na प्लस आयंस निकलेंगे, यानी जो टोटल चार्ज है वो होगा 2।
तो 2 1 जा, 2 5 जा एंड 2 3 जा। तो इस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट वेट आता है वो है 53 ग्राम्स। तो 53 दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो भी 53। तो 53 1 जा, 53 1 जा कैंसल। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस टाइप से आप ग्राम इक्विवेलेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलो वो वाला देखते हैं। हो गया? टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी इस क्वेश्चन में आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन क्या है? अभी भी क्वेश्चन वही है कि फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है और इस 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ये आपको बताना है। तो इसे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बट क्या यहाँ पे मास गिवन है क्या? नहीं। इक्विवेलेंट तो वेट हम वैसे भी फाइंड कर लेंगे, बट गिवन मास ही नहीं। तो उस केस में ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड कैसे किया जाए? तो सही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस, बट इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। चलो हट मिटा देता हूं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे वेट और मास में। सी केमिस्ट्री में वेट और मास ना सिमिलर कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पे वो फिजिक्स वाली कंसेप्ट अप्लाई नहीं करनी। फिजिक्स में जब आप सीखोगे तब मास और वेट को अलग अलग ट्रीट करो। यहाँ पे अगर मैं वेट मास दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मीनिंग सेम ही है। फिजिक्स में वैसा नहीं करना है। फिजिक्स में वेट फोर्स होती है, मास स्केलर क्वांटिटी है जो केजीज में मेजर की जाती है। ओके, इक्विवेलेंट वेट क्या है फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। यस, तो मैथ का सिंपल सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा। यस, यानी यहाँ से ये एक्स डिवीजन से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर चलाएगा मल्टीप्लीकेशन। अगर आप ये टर्म देखें, अभी इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। यस, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट के। पता है यहाँ पे मोलर मास लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में, बट मोलर मास होता क्या है एक्चुअल में? मॉलिक्यूलर मास ही होता है, जस्ट ग्राम यूनिट होता है उसका। तो मोलर मास की जगह अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी लिख दूं तब भी ये नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला है। जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से किस तरह नंबर ऑफ मोल्स आया, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास मोलर मास ही होता है। मोलर मास में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास ही लिखते हैं, जस्ट उसका यूनिट बदल देते हैं और ग्राम्स कर डालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला है। तो ये वाला एक फॉर्मूला आपके नोट्स में जाना चाहिए कि अगर आपके पास कभी गिवन मास नहीं है बट उसके जगह नंबर ऑफ मोल्स है, तो जिस नंबर ऑफ मोल्स को x से मल्टीप्लाई करो आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और x होता क्या है? x होता है वैलेंसी फैक्टर, जो एसिड के केस में डिपेंड करेगा कि वो एसिड कितने H प्लस आयन दे रहा है। तो ये एसिड के लिए x की वैल्यू कितनी होती है? 2, बिकॉज इसका एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस आयन देता है। और इसकी कितने मोल्स है? 3 ना। So 3 into 2 is equals to 6 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के 6 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट। इतना इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सपोज मैं यहाँ पे ले लूं एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, और एल्यूमिनियम सल्फेट के यहाँ पे मेरे पास सपोज 4 मोल्स है। कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स। अभी मुझे तो बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? सिंपल है, 4 मोल्स है इनटू एल्यूमिनियम सल्फेट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है? 6।
यस, यहाँ से दो La प्लस आयंस निकलेंगे, यहाँ से दो एल्यूमिनियम के आयंस निकलेंगे और उन पे कितना चार्ज होगा +3 का। यहाँ पे जो टोटल चार्ज होता है वो +6 का होता है। तो इस केस में x की जो वैल्यू होती है वो है 6 और 4 6 होता है 24। तो यहाँ पे 24 ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है एल्यूमिनियम सल्फेट। सो इतना इजीली आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो इतना नोट डाउन कीजिए, ओके, इतना नोट डाउन कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्राम इक्विवेलेंट, वो आपने सीख लिया। उसके लिए एक नया फॉर्मूला भी देख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको और एक बात कही कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा सिमिलर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले रिएक्शन की, वीडियो की स्टार्टिंग में जो रिएक्शन लिया था वही लेता हूं, चलो। तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होता है, सोडियम सल्फेट, और उसके साथ प्रोड्यूस होगा वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करने की यहाँ पे कुछ, चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 ना, ये रिएक्शन बैलेंस। अभी मुझे बताओ इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए x की वैल्यू कितनी होती है 2। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो क्लियरली रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ से 2H+ आयंस बाहर निकले, यहाँ के 2 OH के साथ कंबाइन हुए और उन्होंने वाटर फॉर्म किया, क्लियरली दिख रहा है। तो इस केस में आपको सल्फ्यूरिक एसिड के x की वैल्यू 2 ही लेनी पड़ेगी, आप 1 नहीं ले सकते। तो इस केस में x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 1 = 2। तो यहाँ पे 2 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। अभी NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, तो सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू x। अभी ये तो एक बेस है, बेस के केस में x की वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने OH- आयंस यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो एक ही OH आयन निकल सकता है, तो 1 × 2 कितना हो जाता है 2 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट्स के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे हमेशा सेम है। ये चीज आपको याद रखनी है। आप कोई भी रिएक्शन ले लो, उसमें रिएक्टेंट्स के जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो हमेशा सेम ही है, ओके। जैसे हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास है हाँ ये वाली रिएक्शन की, सपोज NaCl प्लस HNO3, हाँ ओके। यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा और सोडियम NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, हाँ बैलेंस है। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे 1। अब मुझे बताओ इसके कितने ये NaCl सॉल्ट है, तो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू x। यहाँ से सिर्फ एक ही Na+ आयन निकलेगा, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी है 1, और 1 × 1 हो जाएगा 1। तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो भी कितना है 1। फिर HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से भी सिर्फ एक ही H+ आयन निकलता है, तो इस एसिड के लिए x की वैल्यू कितनी है 1, और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1। सो 1 × 1 1, तो इसके भी कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 1। तो केमिस्ट्री में ये याद रखना है कि आप कोई भी रिएक्शन ले लो, उसमें रिएक्टेंट्स का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। या मैं इस तरह से आपको बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट्स के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 आ गया, इन दोनों रिएक्टेंट्स के जो ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो वापस से सेम हो गए, यहाँ पे 2 आ गया। उसी तरह आप कोई भी रिएक्शन ले लो, रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहेंगे। यही कंसेप्ट यहाँ पे मेन है, जो आगे आपको केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज करने मिलेगी, ओके। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इतना सब कुछ राइट डाउन कीजिए, देन वी विल डिस्कस नॉर्मेलिटी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने स्टडी किया कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और किस तरह से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं।
अभी फ्रेंड्स उन दोनों की मदद से और एक नया टर्म हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। ओके, और नॉर्मेलिटी ये भी कंसेप्ट फ्रेंड्स आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नॉर्मेलिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सो नॉर्मेलिटी क्या होती है? सो नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होती है? किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, ओके, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट्स के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसी चीज को हम नॉर्मेलिटी बुलाते हैं। सॉल्यूट्स के कितने ग्राम या सॉल्यूट्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स नहीं, सॉल्यूट्स के कितने ग्राम इक्विवेलेंट उस 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को आप नॉर्मेलिटी बुलाते हैं। और इसी डेफिनेशन से आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी पता चल गया कि हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जो किसमें प्रेजेंट हो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पे भी कंडीशन क्या होगी कि सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो होनी चाहिए लीटर। यस, सो आपको सॉल्यूट के पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, जो मैं बता चुका हूं कैसे फाइंड करना है, और फिर उसे डिवाइड करना है सॉल्यूशन की वॉल्यूम से, और वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में होनी चाहिए, और अगर लीटर में नहीं दी तो 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी मदद से आप इसकी मदद से आप सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। और यहाँ पे नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होगा, ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर्स, ये होता है यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, और इसी यूनिट को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द नॉर्मेलिटी, जैसे एक क्वेश्चन अभी हम ले लेते हैं, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 grams of sulfuric acid present in 500 ml of solution, आपके पास 500 ml का एक सॉल्यूशन है, उस 500 ml वाले सॉल्यूशन में 0.98 ग्राम्स का सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बताना है कि इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है। सो सिंपल है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा, क्या है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन द वॉल्यूम। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट, अभी ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है कि गिवन मास, ओके, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस, अभी मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सिखाया है, वो है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे तो वॉल्यूम पता ही है 500 ml, ml में है, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करते। ओके, गिवन मास पता है आपको, हाँ पता है 0.98, और सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट तो पता ही होगा। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड सॉल्व करनी है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट आपको अब तक तो याद होना चाहिए। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, 49 है। तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है, इसके मॉलिक्यूलर वेट को x से डिवाइड करो, और इस एसिड के केस में x की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइडेड बाय 2, 49 अपॉन ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा। ओके, ये जो 2 है ये ऊपर चला आएगा, यानी यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, करेक्ट, और ये 49 1 जा एंड 49 0.02 जा, तो 2 2 जा हो गया 4, यानी हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी मिलती है, 0.04 नॉर्मेलिटी। ओके, 0.04 n, और इस n का मतलब क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, किसमें, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है, यस, और वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, और तुरंत आपको उस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो मिल जाएगी। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए। नाउ नॉर्मेलिटी में आपको कुछ और टर्म्स पता होने चाहिए, जो टर्म्स मैंने मोलरिटी के केस में भी आपको बताई थी, जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन यानी जिसकी नॉर्मेलिटी 1 हो। ओके,
1n। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बायनॉर्मल सॉल्यूशन। बायनॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब आपको पता ही होगा, बाय मतलब 2, तो जिसकी नॉर्मेलिटी 2 होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए सेमी नॉर्मल। जिस तरह सेमी मोलर सॉल्यूशन था हमारे पास, उसी तरह सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन भी होता है, और सेमी का मतलब होता है हाफ, तो जिसकी नॉर्मेलिटी n/2। यस, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू n। इन नॉर्मेलिटी हाफ होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। फिर आता है सेंटी नॉर्मल, सॉरी सेंटी नहीं, पहले डेसी आएगा, डेसी नॉर्मल। डेसी का मतलब 10, तो उसकी नॉर्मेलिटी होनी चाहिए n/10। क्या आप लिख सकते हो 1/10 n। और लास्ट में जो टर्म आपको पता होनी चाहिए वो है सेंटी नॉर्मल। सेंटी का मतलब होता है 100। ओके, 60 वाला सेंटी नहीं है ये, 100 वाला सेंटी। सो 1/100 इंटू n। सो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको वैल्यूज नहीं दी जाएगी, समटाइम्स ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे मैं अभी एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, इतना नोट डाउन कीजिए। ये हमने मोलारिटी के केस में भी देखा था, मोलर, सेमी मोलर, बाय मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर। यस, उस केस में जहां n के बजाय कैपिटल M था। यस, हो गया। ओके, तो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। क्या है क्वेश्चन? हाँ, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। अभी इस केस में मास फाइंड करना है। किसका मास फाइंड करना है? फाइंड द मास of NaOH, that is sodium hydroxide, present in 250 ml of semi-normal solution. 250 ml of semi-normal solution. तो आपके पास एक 250 ml का सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन बता दिया है सेमी नॉर्मल है, यानी उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 1/2 n है। यस, या आप डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। एज वेल एज सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी आपको बता दी है। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 250 ml। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है गिवन मास। यस, हमेशा हमें मास दिया जाता है, वही गिवन मास आपको फाइंड करना है कि इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास आपने डाला है, और डाल के ये सॉल्यूशन बना है। तो सिंपल है, नॉर्मेलिटी दी है तो नॉर्मेलिटी का ही फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन द वॉल्यूम। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट पता है क्या? नहीं, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास। वो गिवन मास ही तो नहीं पता, तो उसे x कंसीडर करो, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। यस, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। क्या हमने NaOH का इक्विवेलेंट वेट फाइंड किया था? याद करो क्या है? NaOH से निकलेगा 40। जिसे याद नहीं होगा, सिंपली क्या करो, सी NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 40 आएगा, और इसके लिए x की वैल्यू होती है 1, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 40, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 40। तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिली है? x/40। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x/40 अपॉन वॉल्यूम कितनी है? 250, तो क्या 250 अपॉन 1000। क्यों 1000 से डिवाइड कर रहे हो? बिकॉज वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दी है, उसे लीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1000 से डिवाइड कर रहे हो, इक्वल्स टू हाफ। अभी सर ये हाफ कहाँ से लाया आपने? नॉर्मेलिटी। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ऑलरेडी बताई गई है 1/2, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल है? नॉर्मेलिटी के। तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, ये किसके इक्वल होगा? हाफ के, दैट इज नॉर्मेलिटी। अभी अगर आप इसे सॉल्व करो, तो 1 जा 2 जा, ओके, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सी आंसर कुछ इस तरह आएगा, x/40 इंटू ये 2 चला गया ऊपर, इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो ये 2 1 जा 2 2 जा 20, तो x/20 हो जाएगा। 20 को यहाँ पे भेजो, x इज इक्वल्स टू 20/2। यस, 20 यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ आने पर 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में चला गया, और 20 1 जा तो 20 ही होगा, तो 2 1 जा 2 10 जा 20, तो x की वैल्यू आपको मिलती है 10, और यूनिट क्या होगा? 10 ग्राम। यानी आपने 10 ग्राम्स का NaOH इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, तब जाके इसकी नॉर्मेलिटी हाफ बनी। ओके, और ये एक सेमी मोलर सॉल्यूशन, सॉरी
सेमी नॉर्मल सोल्यूशन बने। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नॉर्मेलिटी पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो नॉर्मेलिटी पे पूछा जाता है वो है द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। इन क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि मोलारिटी दी जाती है, नॉर्मेलिटी पूछी जाती है, देन नॉर्मेलिटी दी जाती है और मोलारिटी पूछी जाती है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन वो आपको पता होना चाहिए। तो इतना फॉर्मूला लिख लिया, नोट डाउन कीजिए। ओके, और अभी ऊपर हेडिंग लगाइए कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी दैट इज कैपिटल एम। ओके, सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution। yes, यही एक्चुअली ये मीनिंग होता है उसका। फॉर्मूला तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जहां सोल्यूशन की वॉल्यूम लीटर्स में होनी चाहिए। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, सॉरी ये मोलारिटी का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लिया, अभी मोलारिटी का भी फॉर्मूला लिख लिया, और अभी चेक करते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब रिलेशन फाइंड करने के लिए हम नॉर्मेलिटी को मोलारिटी से डिवाइड करेंगे। यस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनके फॉर्मूलास को भी डिवाइड करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा कैंसिल। यानी हमें n अपॉन m की वैल्यू मिली है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। करेक्ट। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है गिवन मास। क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला वही होता है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। यस, मास या वेट सेम। ये गिवन मास से कैंसिल हो गया, ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ऊपर चला जाएगा। यस, सो n अपॉन m की वैल्यू मिली, मॉलिक्यूलर वेट चला गया ऊपर, सो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है सी, ऊपर वाला मॉलिक्यूलर वेट एज इट इज। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स चलाएगा ऊपर। सो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू एक्स। यहां हम लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी m को यहां भेजो, यहां डिवीजन में है, इस साइड आने पर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो मोलारिटी इंटू एक्स। एक्स में कंफ्यूज मत होना, ये मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, यस क्रॉस, और ये एक्स है। और एक्स क्या होता है हमारा? वैलेंसी फैक्टर, जो एसिड्स के केस में डिपेंड करता है H+ पे, बेसिक्स के केस में डिपेंड करता है OH- पे, और सॉल्ट के केस में डिपेंड करता है कि केटायन पे कितना टोटल चार्ज। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, कि अगर आप मोलारिटी को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो तुरंत आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। यानी ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नोट्स में जाना चाहिए। और एमसीक्यूज के लिए तो ये काफी परफेक्ट फॉर्मूला है, बिकॉज एमसीक्यूज इसी टाइप पे या इसी फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। तो इसे आप स्टार मार्क भी कर लीजिए कि नॉर्मेलिटी के इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं कि हमारे पास फाइंड द नॉर्मेलिटी इफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट, या H2SO4 बहुत हो गया, चलो HCl इज प्रेजेंट। हाँ, अभी आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0.4 मोलर सॉल्यूशन प्रेजेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी बतानी है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इंटू एक्स। मोलारिटी कितनी है? 0.4 इंटू एक्स। तो ये एसिड है,
ये एक ही H प्लस आयंस देता है, इसलिए इसकी x की वैल्यू कितनी है 1। तो इस केस में नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी कितनी होता है, नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। तो इस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो नॉर्मेलिटी है वो है 0.4 ग्राम्स इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। आप ऐसे और 2-3 क्वेश्चन अपने आप ही बना सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको कि फाइंड मोलैरिटी इफ phi n solution of Al2SO4 thrice is present। क्या करना है आपको, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है जब आपको एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताई गई है जो कि है 5। तो सिंपल है, इसके लिए x की वैल्यू कितनी होती है 6, तो इजीली आप इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू x, मोलैरिटी चाहिए x को उधर भेजो, तो नॉर्मेलिटी अपॉन x इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 5, x की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज अ सॉल्ट। सॉल्ट में x की वैल्यू डिपेंड करती है कैटायन पे, कैटायन के टोटल चार्ज पे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 आयन निकलेंगे, एक आयन पे +3 का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा +6 का। अरे 2 आयन्स निकलेंगे, दोनों पे +3 का चार्ज है, तो कितना चार्ज हुआ +6 का चार्ज। तो x की वैल्यू हो गई 6 और ये रही आपकी मोलैरिटी। अभी आप इसे डिवाइड करके आंसर पॉइंट्स में भी ला सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस रिलेशन पे पूछे जाते हैं और यही फॉर्मूला एमसीक्यूज के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। यस, बट ये प्रूफ तो आपको समझ में आ गया ना। हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन चाहिए था, तो दोनों के फॉर्मूलेस लिखे, दोनों को डिवाइड किया, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बच गए। फिर ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलेस पुट किए, दोनों में गिवन मास आता था तो वो कैंसिल हो गया और मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया। फिर हमने इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अप्लाई किया, इक्विवेलेंट वेट में मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था तो दोनों मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो गए, बच गया x और ये x ऊपर आ गया जिससे हमें ये वाला रिलेशन मिल गया। सो इतना नोट डाउन कीजिए। और फिर हम और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। जिस तरह हमने मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स पढ़ा था उसी तरह हम नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स की स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे हमारे जो मिक्सचर्स होंगे उसमें आप 2 एसिड्स को ऐड कर सकते हो या 2 बेसिस का ऐड कर सकते हो या फिर एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर बना सकते हो। ओके, बट वो वाला केस हम बाद में देखेंगे। पहला केस है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एसिड प्लस एसिड और यू मे ऐड बेस प्लस अ बेस। ओके, एक एसिड में एसिड ऐड करके मिक्सचर बना या फिर बेस में बेस ऐड करके मिक्सचर बना। इन्हीं 2 केसेस में आप फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाला हूँ। एसिड में जब बेस ऐड करोगे उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है जो इसके हम बाद स्टडी करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 और इसकी जो वॉल्यूम है वो है V1, प्लस यहाँ पे एक दूसरा सॉल्यूशन, इसकी नॉर्मेलिटी N2 और इसकी वॉल्यूम है V2। दोनों को ऐड करके एक बड़ा सॉल्यूशन बनता है। यस, जिसकी वॉल्यूम होगी V1 प्लस V2। यस, वॉल्यूम्स तो ऐड ही हो जाएगी और इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है उसे कंसीडर करो N। सो इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड करके ये नया सॉल्यूशन बना है। अभी अगर मुझे इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी चाहिए N, तो उस नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो जिस तरह मोलैरिटी फाइंड करते थे वही फॉर्मूला है। यस, क्या है फॉर्मूला? N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी कुछ इसी टाइप का था। जैसे यहाँ पे M1 और M2 था, नॉर्मेलिटी में यहाँ पे N1 और N2। अभी ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो ये आता है नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? N अपॉन V। और यहाँ पे N को नंबर ऑफ मोल्स मत समझो, N है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस केस में। ओके, जस्ट कंसीडर करो। तो V को वहां भेजो, N इंटू V इज इक्वल्स टू N। यस, तो सपोज कंसीडर करो कि यहाँ के ग्राम इक्विवेलेंट N1 है
यहाँ के ग्राम इक्विवेलेंट N2। अब इन दोनों ग्राम इक्विवेलेंट्स को मिला के ही इस सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N1 इंटू V1, स्मॉल N2 की वैल्यू कितनी है, N2 इंटू V2, और इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा N इंटू V1 प्लस V2, यस। और इस तरह से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो जो केस आपने मोलारिटी में देखा है, सेम केस यहाँ आपको नॉर्मेलिटी में देखने मिलेगा। जिन्होंने मोलारिटी वाली वीडियो अच्छे से देखी उन्हें पता चल गया होगा ये फॉर्मूला कैसे आ गया। जस्ट याद रखो, वहां पे N नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, N है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और ये क्वेश्चन जब दो एसिड्स ऐड हो रहे हैं या दो बेसिस ऐड हो रहे हैं तभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। तो उस केस में क्वेश्चन भी इजी होंगे। आपको एक मिक्सचर की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दी जाएंगी, दूसरे मिक्सचर की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दी जाएंगी, और पूछा जाएगा कि इन दोनों को ऐड करने पर जो नया सॉल्यूशन बनता है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है। तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो, यस। और सेकंड केस क्या था कि अगर आप किसी एसिड और बेस को यहाँ पे ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक एसिड और बेस को यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो देखो ये आ गया हमारा एसिड वाला सॉल्यूशन। इस एसिड वाले सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है उसे मैं Na कंसीडर करता हूँ, यानी आपको समझ में आए कि ये एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे आ गया दूसरा सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन है हमारा बेस, इसकी नॉर्मेलिटी हम कंसीडर करते हैं Nb। बी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ये बेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसकी वॉल्यूम Nb। अब इन दोनों को ऐड करके जो नया सॉल्यूशन बनेगा, यस, उसकी वॉल्यूम तो कितनी होगी, Va प्लस Vb, यस। वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। और 12th में आप एक केस देखोगे कि जहां वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, वो कब आएगा वो हम आगे 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं। इस केस में इतना कंसिडर करो कि इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम में ऐड करके ये बड़ी वॉल्यूम बनेगी, यस। इस वॉल्यूम के लिए क्या करना है, इन दोनों वॉल्यूम्स को जस्ट ऐड करना है। बट इस केस में जो हमारी नॉर्मेलिटी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप देखो एक एसिड और एक बेस को ऐड करो, और एक एसिड और बेस को ऐड करके जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होगा। ये बात डिपेंड करती है कि किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा हुए तो सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा हुए तो सॉल्यूशन बेसिक। इसके लिए इंपॉर्टेंट है इन दोनों के क्या देखो, ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, एसिड की नॉर्मेलिटी इनटू एसिड की वॉल्यूम, यस। और बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, बेसिस की नॉर्मेलिटी इनटू बेसिस की वॉल्यूम। तो पहला केस कंसीडर करो जहां पे एसिड की जो ग्राम इक्विवेलेंट है, याद रखो ये किसका फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो कंसीडर करो कि एसिड्स के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बेसिस। तो एसिड के क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है उस केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिड। और दूसरा केस कंसीडर करो कि इस बार एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कम है और बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा। तो क्योंकि बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, यस। और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू Na Va माइनस Nb Vb अपॉन Va प्लस Vb, ओके। ये वाला फॉर्मूला आप कब अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट कंडीशन, जब आपको पता चल जाए कि Na इंटू Va बड़ा है Nb इंटू Vb, यानी एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तब ये वाला यूज करो, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला यूज करो। नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू Nb Vb माइनस Na Va अपॉन Va प्लस Vb, यस। अगर ये वाली कंडीशन है कि बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला ऐसे दो फॉर्मूला क्यों बने, बिकॉज देखो पहले केस में Na इंटू Va बड़ा, तो बड़े में से ये एक छोटा नंबर माइनस होना चाहिए, इसलिए ये वाला फॉर्मूला। दूसरे केस में ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो वापस से बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होना चाहिए, इसलिए ये वाला फॉर्मूला। और अगर आप देखो ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम,
यही तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। ये दोनों क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, यही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। सो अगर आपको एक एसिड और बेस आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें वो दोनों चीजें देखो। और एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करूंगा तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो उसके लिए ये दोनों कंडीशन याद हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बार आपको समझ में आ गया तब समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है। और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन से इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बतानी है, इतना नोट डाउन करो। हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लिया? ओके, ये रेस करता हूं मैं। अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि सपोज वी हैव 0.n, सपोज हमारा क्वेश्चन है कि 0.n नॉर्मेलिटी वाला एंड 100 ml का एक सॉल्यूशन है HCl का, उसे आप ऐड कर रहे हो 0.3 नॉर्मेलिटी वाले एंड 200 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी यहाँ पे हम दो सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हैं। सो आपको बताना है कि इन दोनों एसिड और बेस, इन दोनों को ऐड करने पे जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एज वेल एज उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। तो सिंपल है, पहले देखो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, उसके लिए चेक करो NaVA एंड NbVb। तो यहाँ पे एसिड वाले सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितनी है 100, तो 0.2 इंटू 100 कितना होगा 20। यहाँ पे NbVb, NB कितना है 0.3, वॉल्यूम कितनी है 200, सो 2 3 6, तो यह हो जाएगा 60। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट 20 है, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट 20 है, बट बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट 60 है, तो बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक बनेगा। सी अभी यहाँ पे आपको माइनस क्यों करना पड़ता है ये समझो। यहाँ पे एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कितने 20, यानी यहाँ पे 20 H+ के ग्राम इक्विवेलेंट है, वो 20 H+ के ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ के 20 OH- के ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे वाटर। यस, तो एसिड के तो सारे ग्राम इक्विवेलेंट खत्म हो जाएंगे, बच क्या जाएंगे जस्ट बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट। तो सॉल्यूशन में जो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट है वो 60 + 20 80 नहीं है। इन 20 ने क्या किया, यहाँ के 20 OH ग्राम इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन हो गए और वाटर बना लिया, तो वो तो ग्राम इक्विवेलेंट में हम काउंट नहीं करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट में हम H+ और OH- के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। यस, तो यहाँ के H+ ने क्या किया, यहाँ के 20 OH- को कैंसल कर दिया, तो अभी जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जस्ट 40 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है और इसलिए सॉल्यूशन कैसा है बेसिक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स भी हमने देखा, जहाँ पे एसिड प्लस एसिड करने पर या फिर बेस और बेस करने पर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो फॉर्मूला मोलैरिटी को एकदम सिमिलर। बट अगर एसिड और बेस दोनों को मिला रहे हो तो उस केस में ये कंडीशन पे ध्यान दो, और दोनों कंडीशन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं उन पे भी ध्यान दो। बट ये तो आपको समझ में आया नहीं कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन क्यों करना है, बिकॉज एसिड और बेस के केस में क्या होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो कैंसिल होते जाते हैं। क्यों? बिकॉज एसिड और बेसिस की कुछ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं करेंगे इन केस ऑफ मोलैरिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी। तो इस तरह हमने इक्विवेलेंट वेट, देन ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। और अभी लेसन का एक लास्ट ही कंसेप्ट बची है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो आपको कैलकुलेशंस में काफी इंपॉर्टेंट होती है। और ये एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें आपके जो कॉलेज के एग्जाम्स होंगे वहां भी स्टूडेंट्स के काफी मार्क्स आ जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी स्टूडेंट इसी टॉपिक में काफी मार्क्स लूज करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की स्टडी करेंगे।